तो नमस्कार यार, मैं विशाल यादव आरजे आर्यम लर्निंग चैनल के माध्यम से आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ के लेक्चर नंबर 4 को रीड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये सेम लेक्चर हमारे VY ट्यूटोरियल्स नाम के चैनल पर इंग्लिश में मौजूद है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है ये उस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर क्योंकि वो चैनल नया है तो आपको सर्च बॉक्स में हो सकता है ना मिले, इसलिए मैं आपको उसका लिंक, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखें जिसको इंग्लिश में देखना है। बाकी आइए इस चैप्टर के इस लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पर आ जाएंगे और हम लोग कोशिश करूँगा मैं, अगर ये लेक्चर जल्दी हो जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग इसमें पुटअप कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार लेक्चर नंबर 4 है अपना और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आज वाष्पीकरण से। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ से पहले के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। तो आइए वाष्पीकरण के बारे में हम और आप कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, अच्छा एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में क्लास 9th 8th में आता था यार, वो ये था, हो सकता है आप लोगों के भी दिमाग में आता हो कि यार ये नदी में पानी सूखता क्यों नहीं है? ये भी तो सूरज में रहता है और वहीं हमारे आसपास में कटोरी वटोरी में पानी रख दो तो सूख जाता है कुछ दिनों में। अगर हम उसको, या फिर फर्श पे पानी फैला रहता तो सूख जाता है। ऐसा क्या होता है यार? ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार वो उबल के सूख जाए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है अभी तक कि पानी जब उबलता है तब वो गैस में परिवर्तित होता है। इसका मतलब यही है कि यार अगर पानी नदी में है, तालाब में है, या फिर हमने कुछ कपड़े रखे हैं छत पे सूखने के लिए, उनमें जो पानी इकट्ठा हुआ है वो पानी ऐसे कैसे खो जाता है? ऐसे मतलब वो सूखता, अगर नदी तालाब का पानी है तो वो क्यों नहीं सूखता? ऐसे जमीन पे पानी रखा रहता है वो तो सूख जाता है, फिर उस तालाब का पानी, उस नदी का पानी क्यों नहीं सूखता? और आखिर ये बारिश कैसे होती है, हमारे दिमाग में कई बार ख्याल आता है। और कपड़े जो हमने सूखने के लिए रखे हैं उनका पानी तो सूख जाता है, लेकिन क्या हमको वो पानी कभी उबलता हुआ दिखता है क्या, कपड़ों में या फिर नदी में या फिर तालाब में? इन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब हमारे इस वाष्पीकरण टॉपिक के बाद हमारा आता चला जाएगा। तो आइए इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसकी इंग्लिश में आपको बता देता हूं। इसकी इंग्लिश है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखिए जी, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो टर्म्स हैं जिनको हमको समझना है। पहला है वाष्पीकरण और जो दूसरा टर्म है वो है वाष्पन। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं यार, ये वाष्पन और वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। दोनों चीज में डिफरेंस है यार। अब आपको ये डिफरेंस अगर क्लियर हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा नदी तालाब के केस में बिना उबले ही पानी कैसे ऊपर चला जाता है और कपड़ों का पानी जल्दी से ऐसे ही क्यों सूख जाता है, जबकि पानी पे वहां कोई उबाल नहीं आया, क्योंकि वहां पे तो ऐसा है नहीं कि पानी उबलने लगा तो उसके बाद वो गैस में परिवर्तित हुआ। पानी तो उबला नहीं फिर भी गैस में परिवर्तित हुआ। जो कटोरी में हमने बाहर पानी छत पे रखा था वो पानी भी थोड़ा सा सूख गया है, उसका लेवल भी कम हो गया है। गिलास में पानी रखिए ले जाके छत पे, उसका लेवल कम हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं कि उस ग्लास का पानी उबलने लगा तो फिर वो क्यों सूखा। इन चीजों का कारण देखते हैं। पहली बात तो मैं कहता हूं आपसे, वाष्पीकरण को देखो। वाष्पीकरण क्या चीज है? एक बात मैं आपको बताता हूं, जो अपना नदी है, जो तालाब है और जो कपड़ा है, इन सब के सतह पर पानी आ जाता है। सतह पे आने से मतलब बताता हूं आपको। मान लेते हैं ये नदी का एक कोना, ये पूरा नदी थी, ऐसे मैंने उसका एक कोना ले लिया ऐसे ऐसे काट के। तो यार लेक्चर नंबर 4 है अपना और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आज वाष्पीकरण से। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ से पहले के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। तो आइए वाष्पीकरण के बारे में हम और आप कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, अच्छा एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में क्लास 9th 8th में आता था यार, वो ये था, हो सकता है आप लोगों के भी दिमाग में आता हो कि यार ये नदी में पानी सूखता क्यों नहीं है? ये भी तो सूरज में रहता है और वहीं हमारे आसपास में कटोरी वटोरी में पानी रख दो तो सूख जाता है कुछ दिनों में। अगर हम उसको, या फिर फर्श पे पानी फैला रहता तो सूख जाता है। ऐसा क्या होता है यार? ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार वो उबल के सूख जाए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है अभी तक कि पानी जब उबलता है तब वो गैस में परिवर्तित होता है। इसका मतलब यही है कि यार अगर पानी नदी में है, तालाब में है,
या फिर हमने कुछ कपड़े रखे हैं छत पे सूखने के लिए, उनमें जो पानी इकट्ठा हुआ है वो पानी ऐसे कैसे खो जाता है? ऐसे मतलब वो सूखता, अगर नदी तालाब का पानी है तो वो क्यों नहीं सूखता? ऐसे जमीन पे पानी रखा रहता है वो तो सूख जाता है, फिर उस तालाब का पानी, उस नदी का पानी क्यों नहीं सूखता? और आखिर ये बारिश कैसे होती है, हमारे दिमाग में कई बार ख्याल आता है। और कपड़े जो हमने सूखने के लिए रखे हैं उनका पानी तो सूख जाता है, लेकिन क्या हमको वो पानी कभी उबलता हुआ दिखता है क्या, कपड़ों में या फिर नदी में या फिर तालाब में? इन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब हमारे इस वाष्पीकरण टॉपिक के बाद हमारा आता चला जाएगा। तो आइए इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात इसकी इंग्लिश में आपको बता देता हूं, इसकी इंग्लिश है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखिए जी, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो टर्म्स हैं जिनको हमको समझना है। पहला है वाष्पीकरण और जो दूसरा टर्म है वो है वाष्पन। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, यार ये वाष्पन और वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। दोनों चीज में डिफरेंस है यार। अब आपको ये डिफरेंस अगर क्लियर हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा नदी तालाब के केस में बिना उबले ही पानी कैसे ऊपर चला जाता है, और कपड़ों का पानी जल्दी से ऐसे ही क्यों सूख जाता है जबकि पानी पे वहां कोई उबाल नहीं आया? क्योंकि वहां पे तो ऐसा है नहीं कि पानी उबलने लगा तो उसके बाद वो गैस में परिवर्तित हुआ, पानी तो उबला नहीं फिर भी गैस में परिवर्तित हुआ। जो कटोरी में हमने बाहर पानी छत पे रखा था वो पानी भी थोड़ा सा सूख गया है, उसका लेवल भी कम हो गया है। गिलास में पानी रखिए ले जाके छत पे, उसका लेवल कम हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं कि उस गिलास का पानी उबलने लगा, तो फिर वो क्यों सूखा? इन चीजों का कारण देखते हैं। पहली बात तो मैं कहता हूं आपसे वाष्पीकरण को देखो। वाष्पीकरण क्या चीज है? एक बात मैं आपको बताता हूं, जो अपना नदी है, जो तालाब है और जो कपड़ा है, इन सब के सतह पर पानी आ जाता है। सतह पे आने से मतलब बताता हूं आपको। मान लेते हैं ये नदी का एक कोना, ये पूरा नदी थी ऐसे, मैंने उसका एक कोना ले लिया ऐसे ऐसे काट के, उसका एक कोना का ऑब्जर्वेशन या फिर एक पार्ट का ऑब्जर्वेशन कर लो जो सबसे ऊपर में है। उस एक पार्ट के ये सतह के कण हैं जो फैले हुए हैं, सतह पर फैले हुए हैं। अगर इन सतह के कणों की बारे में बात करोगे तो इनके नीचे जो एक दूसरा भी कण मौजूद होगा, एक दूसरा कण मौजूद होगा, एक दूसरा कण, ऐसे यहाँ पे भी दूसरा कण, यहाँ पे भी दूसरा कण, यहाँ पे भी दूसरा कण। इन कणों के नीचे, ये तो पहले कण हो गए अपने, उसके नीचे दूसरा कण, ये पहले उसके नीचे दूसरा, ये पहले उसके नीचे दूसरा। तो ऐसे ही सारे के सारे कण सतह पे मौजूद हैं। उन सतह के कण की एक प्रक्रिया है कि यार जैसे ही हमको सूरज की ऊर्जा प्राप्त हुई, मान लो ये सूरज था, उसने अपनी ऊर्जा दी गर्मी के रूप में, उष्मा के रूप में, उसने अपनी ऊर्जा को उष्मा के रूप में ये प्रदान किया इस नदी पे। तो नदी के ऊपर पहला जो कण था, जो सतह के कण थे पानी के, उनको ये ऊर्जा मिली। अब जब उनको ये ऊर्जा मिल गई तो उन्होंने क्या काम किया, इस ऊर्जा को लिया और गैस में परिवर्तित हो गए। एक बात मैं आपको बताता हूं, दो चीजों में अंतर है। मान लो एक भगोने में आपने पानी लिया, एक भगोना लिया, उसमें ये लो पानी ले लिया आपने उसको किया गर्म, उसको किया गर्म। और वहीं ये केस है जहां नदी तालाब में पानी है, उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। दोनों को अंतर बताता हूं, दोनों में अंतर क्या है। यहां पे जब हमने पानी गर्म किया गैस से, स्टोव से, एक बर्तन में रख के, तो बात ऐसी कुछ हुई कि जो नीचे का कण था ना उसको ऊर्जा मिली, और जब सूरज ने हमको उष्मा प्रदान की, हीट प्रदान की, तो जो ऊपर का कण था उसको ऊर्जा मिली। जब नीचे के कण को ऊर्जा मिली तो ये वाष्पीकृत होना चाहा, ये गैस में परिवर्तित होना चाहा, क्योंकि ये द्रव था। ऊर्जा मिलने के बाद तो कण दूर दूर भागते हैं, हीट एनर्जी मिलने के बाद कण दूर दूर भागते हैं। तो ऐसा यहां पे भी हुआ, यहां जब सूरज की धूप मिली यहां भी कण दूर दूर भागना चाहे, और जब हमने ऊर्जा दी गैस से, स्टोव से, किसी बर्तन में रखे हुए पानी को, तो उसके कण भी दूर दूर भागने का प्रयास कर रहे थे। तो लेकिन अंतर यह हुआ कि बर्तन वाले केस में ऊर्जा सबसे पहले नीचे वाले कण को मिली, तो जब ये भागने का प्रयास किया इसने तो ये जाके दूसरे वाले कण से टकरा जाता था। यहां एक कण था, ये वाला कण गया, इससे टकरा गया, यहां एक कण था, ये वाला कण गया, इससे टकरा गया। तो ऊपर वालों कणों को भी ऊर्जा मिलने लगी, वो भी वाष्पीकृत होने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब हमारे सूरज ने उष्मा दी, उस केस में ऊपरी सतह वाले कणों को ऊर्जा मिली, और ऊपरी सतह वालों कणों को ऊर्जा मिलने के बाद वो तुरंत वाष्पीकृत हो गए, इवेपोरेट हो गए। यहां पे नीचे से नीचे वाले कण को भी इवेपोरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नीचे वाले कण तो तभी वाष्पीकृत हो पाएंगे ना जब ऊपर वाले कण हो पाए,
क्योंकि और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर वाले कण को वाष्पीकृत होने के लिए आराम से सरफेस मिल रही है, इसको नीचे एनर्जी फ्लो करने की जरूरत नहीं है। नीचे क्यों टकराएगा, ये तो ऊपर वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होने के लिए इसके पास ऊपर जगह है, यहाँ पे नीचे वाले कण को वाष्पीकृत होने के लिए जगह नहीं है, तो ये ऊपर वाले को टक्कर मारेगा, ऊपर वाला और ऊपर वाले को टक्कर मारेगा। तो ऐसे ही इस ऊर्जा का फ्लो ऊपर वाले सतह वाले पार्टिकल्स तक हो जाएगा बर्तन के केस में, उसके बाद कहीं जाके सतह वाले कण जो है वो वाष्पीकृत होगा। जबकि यहाँ पे नीचे जो कण ऊपर मौजूद है नदी में, तालाब के केस में, वो नीचे वाले को धक्का ही नहीं मारता, वो ऊपर ही वाष्पीकृत हो जाता है। इसी वजह से नदी और तालाब के केस में सतह के जो कण होते हैं वो धूप से, जो सूरज का प्रकाश है उससे उष्मा लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसी वजह से हमको नदी और तालाब में गर्मियों में भी अंदर जाने पर ठंडाई का एहसास होता है, जबकि ऊपर ऊपर गर्मी का, ऊपर पानी में कूदोगे तो गर्म लगेगा, वहीं नीचे जाओगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले सतह गर्मी ले रहे होते हैं वाष्पीकृत होने के लिए, जबकि नीचे वाले सतह जो कि नदी में है, तालाब में, उन तक तो वो हीट एनर्जी, वो उष्मा पहुंच ही नहीं रही। जबकि हमारे बर्तन के केस में पहले ही नीचे वाले पार्टिकल्स को, नीचे वाले कणों को उष्मिक ऊर्जा मिल गई थी, इसलिए नीचे वाले कण गर्म रहते थे। और इस केस में पूरा का पूरा पानी भाप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल सतह वाला कण ही वाष्पीकृत होता है। तो ये एक सतही प्रक्रिया है। इवापोरेशन क्या है जी, ये एक सतही प्रक्रिया, वाष्पीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। पहले वाष्पीकरण को देख लेते हैं, इवेपोरेशन ये एक सतही प्रक्रिया है, एक सतही प्रक्रिया माने सतह के कणों की एक प्रक्रिया है। ये इवापोरेशन है क्या, इवापोरेशन जब द्रव गैस में परिवर्तित होने लगे बिना क्वथांक पर पहुंचे, बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। एक द्रव है वो परिवर्तित हो रहा है गैस में। हमने ये द्रव को गैस में परिवर्तन होने की बात की थी पिछले कक्षाओं में भी, लेकिन हमने कहा था ये क्वथांक पर होता है। किस पे होता है जी, क्वथांक पर। लेकिन जब ये वाष्पीकरण हो रहा होगा ना, इवापोरेशन हो रहा होगा, तो केवल सतह के कण वाष्पीकृत हो रहे होंगे। और जब सतह के कण वाष्पीकृत होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये क्वथांक पर होते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो सकता है। और जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए किसी भी तापमान पर, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए किसी भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो हम लोग इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए जी, वाष्पीकरण हम लोग समझ गए कि वाष्पीकरण क्या है। ये एक सतही प्रक्रिया है, ये किसी भी तापमान पर हो सकती है, द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तापमान क्वथांक ही हो, क्वथांक होगा तो भी वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, लेकिन किसी भी तापमान पर हम इस प्रक्रिया के होने की बात कर सकते हैं। चलिए जी, चलिए, ये बात हम लोग समझ गए। तो हमको एक बात समझ में आ गया यार कि नदी और तालाब में जो पानी रहता है वो अंदर ठंडा इस वजह से रहता है क्योंकि वहां पे जो उष्मा आती है वो केवल सतह के कणों तक मौजूद रह पाती है, नीचे के कणों तक तो उष्मा पहुंचती नहीं है। ऊपर वाले कण ही उष्मा लेके वाष्पीकृत हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। चलिए जी, आइए दूसरी बात हम लोग समझ लेते हैं, वाष्पन, वेपराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या चीज है, इसको समझते हैं जी, वेपराइजेशन। तो जब हम बात करते हैं वाष्पन की, वेपराइजेशन की, तो हम कहते हैं कि जब कोई द्रव परिवर्तित हो जाए गैस में, लेकिन इस बार एक खास बात है कि जो द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है ना, वो अपने क्वथांक पर होता है। किस पर होता है, क्वथांक पर। तो जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए अपने क्वथांक पर, जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए अपने क्वथांक पर, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन नाम देते हैं। यानी कि ये अगर जल की बात करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है क्वथांक। तो दोनों बातों में अंतर था। हम लोग कई बार दोनों को मिक्स कर देते थे यार, हम लोग समझ नहीं पाते थे कि जो नदी तालाब में प्रक्रिया होती है वहां भी पानी भाप में बदलता है, और जो
हम पानी को उबालते हैं वहां भी पानी भाप में बदलता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो नदी तालाब में पानी भाप में बदलता था वो वाष्पीकरण था, और जो पानी हम लोग अपने घरों में गैस और सिलेंडर पे उबालते हैं वो 100 डिग्री पे उबलता है और भाप में बदलता है, उसको हम लोग वाष्पन यानी कि वेपराइजेशन कहते हैं। ये बात हमको समझ में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वाष्पीकरण जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो वाष्पीकरण वाष्पन के साथ साथ हो सकता है, लेकिन वाष्पन वाष्पीकरण के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वाष्पन को होने के लिए इतना, पानी के लिए इतना आवश्यक है, जबकि वाष्पीकरण वो तो किसी भी तापमान पे हो सकता है। अपने रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर आप पानी उठा के अपनी खिड़की के पास रख दोगे तो भी पानी थोड़ा बहुत गायब हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर भी वाष्पीकरण हुआ है, वाष्पन नहीं। वाष्पन होने के लिए तो हमारे पास एक निर्धारित तापमान जल के लिए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन होना चाहिए जी। ये बात हम और आप समझ गए कि यार वाष्पीकरण क्या होता है। इसी वजह से नदी और तालाब का जो पानी होता है वो नदी और तालाब का पानी थोड़ा ऊपर से गर्म रहता है और नीचे ठंडा रहता है, और उनमें भी वाष्पीकरण होता रहता है। और जो अपना कपड़ा हम लोग डालते हैं गर्मियों में छत पे, वो सूखता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी वाष्पीकरण हो रहा है, ना कि वाष्पन। और वो वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पर हो सकता है, इसीलिए वो बिना उबले ही वो पानी वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए भैया, ये बात हम समझ गए वाष्पीकरण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ वाष्पीकृत होता है, कहाँ कहाँ वाष्पन होता है। दोनों बातों में हमको अंतर समझ में आ गया। अब एक नया हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस चीज को समझते हैं, ये क्या है जी? आखिर वाष्पीकरण को कौन कौन से चीज परिवर्तित कर सकते हैं, क्या कारण हैं जो वाष्पीकरण को इफेक्ट करते हैं, वाष्पीकरण को इफेक्ट करने वाले कारक। तो जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी हमको बताती है वह 4 कारण। उन चारों कारण को ध्यान से समझिए, आपको खुद एक एक बात क्लियर हो जाएगी। इसके लिए अच्छा मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे एक बात पूछता हूं। अच्छा, पहले चारों कारण लिख देते हैं। सबसे पहला कारण है सतह क्षेत्र। दूसरा चीज है अपना तापमान। आइए तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है तीसरा चीज है अपना आर्द्रक। और जो अपनी चौथी चीज है वह है वायु की गति। इन चारों बातों, चलिए आइए इन चारों बातों को समझने का प्रयास करते हैं यार कि आखिर किन किन कारणों से वाष्पीकरण हमारा इफेक्ट होता है, वो कब बढ़ेगा और कब घटेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप नदी की बात कर लें और आप तालाब की बात कर लें, किसके पास सतह ज्यादा होती है जी? अगर मैं नदी की बात करूं और मैं तालाब की बात करूं तो नदी के पास सतह ज्यादा होगा। तो अगर नदी के पास सतह ज्यादा होगा तो उन सतहों पे मौजूद कण भी ज्यादा होंगे, और अगर मौजूद कण ज्यादा होंगे तो सूरज की ऊष्मा को वो कण एब्जॉर्ब करके वाष्प में परिवर्तित आसानी से हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि यार वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा, तो वो वाष्पीकरण ज्यादा तब होगा जब सतह ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा सतह होगी उतने ज्यादा कण होंगे और वाष्पीकरण आसानी से होगा। इसका मतलब सतह क्षेत्र जितना ज्यादा वाष्पीकरण उतना ज्यादा, वाष्पीकरण उतना ज्यादा। सतह क्षेत्र जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। इसीलिए तो हम लोग अपने कपड़े को फैला के डालते हैं, क्यों? ताकि उसका सतह बढ़ जाए और उसका वाष्पीकरण आसानी से हो जाए। आइए तापमान के बारे में बात कर लेते हैं। तापमान, अच्छा, पानी, एक बार आप पानी रखिए, गैस पे उबाल दीजिए, उसमें वाष्पीकरण देखिए, क्योंकि उबल रहा है पानी तो भी वाष्पीकरण तो हो ही रहा है। ये बात सत्य है कि उसमें वाष्पन हो रहा है, लेकिन उस वाष्पन के दौरान उसमें वाष्पीकरण भी हो रहा है, क्योंकि वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पे हो सकता है। तो अगर मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, उबाल रहा हूं, तो उसमें 100 डिग्री पे वाष्पीकरण हो रहा है, और एक बार मैं वही पानी ग्लास में लाके रूम के किनारे रख देता हूं, उसमें वाष्पीकरण का टाइम देखता हूं। तो जब तापमान हमने बढ़ा दिया तो वही पानी उष्मा लेके जल्दी गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हमने उसको लाकर रूम में रख दिया तो वही पानी थोड़ा दिन में 2 दिन 3 दिन 1 महीने के बाद वाष्पीकरण होके
वो ग्लास हमको खाली मिलेगा, मतलब वाष्पीकृत पूरी तरह से हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम तापमान को बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तापमान बढ़ा दें, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और क्योंकि हर कणों में, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, हर कणों की अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो एक दूसरे से दूर आसानी से चले जाएंगे और द्रव गैस में आसानी से परिवर्तित हो पाएगा। इसी वजह से तापमान बढ़ाने से, अगर हम वाष्पीकरण की बात करते हैं, तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। और आर्द्रक की बात कर लें। आर्द्रक क्या है जी? आर्द्रक को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है भैया? ह्यूमिडिटी है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आप लोग अंग्रेजी में नहीं समझेंगे, मैं हिंदी में बोलता हूं। तो अपने वातावरण में जितना जलवाष्प मौजूद है उसी को आर्द्रक यानी कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप एक कपड़ा लीजिए, उसको खड़ी गर्मी में दोपहर में डाल दीजिए, वो सूख के खटाखट आप चिलचिला हो जाएगा, शाम तक आप उसको उतार लेंगे। वही कपड़ा आप बारिश के सीजन में डालिए, क्या वो उतना ही देर में सूख जाएगा क्या? नहीं जी नहीं, वो उतना देर में नहीं सूख पाएगा, उसको समय ज्यादा लगेगा। तो उसको समय ज्यादा क्यों लग रहा है? उसको समय ज्यादा इस वजह से लग रहा है क्योंकि बरसात के समय में जो अपनी हवा है, नॉर्मल हवा जो चल रही होती है, उसमें पहले से ही जलवाष्प मौजूद रहते हैं। इस वजह से जब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं तो वाष्पीकरण, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी हवा है वो अपने अंदर पहले से ही कुछ जलवाष्प लेके चलती है। अब गर्मी की जो हवा है उसमें जलवाष्प की मात्रा कम है। बरसात का जो समय है वो बारिश के होने की वजह से उस हवा में पहले से ही जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। तो जब हम वाष्पीकरण की बात करेंगे तो हम फिर से क्या कर रहे हैं? जलवाष्प को हवा में ही तो डाल रहे हैं, तभी तो वाष्पीकरण होगा। अब वो हवा उस जलवाष्प को तब ले पाएगी ना जब उसमें पहले से ही जलवाष्प कम हो या तो ना हो, जो कि गर्मी के सीजन में होता है। जबकि अपने बारिश के सीजन में उसी हवा में जलवाष्प पहले से ज्यादा रहता है। इसी वजह से वाष्पीकरण होने की वजह से जो जलवाष्प निकलता है वो उस हवा में रह नहीं पाता, यानी कि उस समय ह्यूमिडिटी आर्द्रक ज्यादा होती है और उसी वजह से वाष्पीकरण कम हो जाता है। इसका मतलब अगर हमको वाष्पीकरण बढ़ाना है तो आर्द्रक कम रखना पड़ेगा। आर्द्रक कम रखिए, ह्यूमिडिटी कम रखिए, जो वाष्पीकरण होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर आर्द्रक ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण अपने आप कम हो जाएगा जी। अब आइए वायु की गति के बारे में बात कर लेते हैं। वायु की गति क्या होती है? तो यार खाना लीजिए, आप गरम गरम दाल चावल निकालिए और जाके बैठ जाइए। आप खाने जैसे बैठेंगे, आपका हाथ जल जाएगा, जीभ जल जाएगी और आपको खाने का स्वाद भी नहीं है। तो एक बात ये जाती है यार कि तुरंत अब क्या किया जाए? तो आप क्या करते हो, या तो कूलर के सामने बैठ जाओ या तो पंखा के सामने बैठ जाओ। अब पंखा के सामने और कूलर के सामने बैठने से आपका खाना थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ ये कि जो खाने से भाप निकल रही है उसमें जो पानी है, जो वाष्प है, वो जाके उतने, जैसे पानी से वाष्प निकला तो इतने दूरी में वाष्प इकट्ठा हो गया था। अब उस वाष्प को आपने हवा चला के हटा दिया। अब हवा चला के हटा दिया तो वहां पे नई हवा आ गई जिसमें वाष्प नहीं था, तो फिर से आपका वाष्प निकलेगा, उतनी जगह में इकट्ठा होगा। फिर आप हवा मार दो, फिर से वहां पे वाष्प गायब हो जाएगा, फिर से वाष्प निकलेगा और उस जगह में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाष्प जितना जल्दी वहां से हट जाएगा, दूसरा वाष्प उतनी जल्दी से ऊपर आ जाएगा। इसी वजह से जब हम हवा चलाते हैं, वायु की गति को, अगर हम वायु की गति को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो वाष्पीकरण होता है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से खाना जल्दी हमारा ठंडा हो जाता है। तो ये बात हम समझ गए यार कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस वजह से अपना वाष्पीकरण प्रभावित होता है। और ये बातें हमको समझ में सारी की सारी बातें आ गई। चलिए अब एक नया पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी सिखाती है। आप लोग बस एनसीईआरटी कवर करते जाइए, जितना मैं पढ़ाऊँ बस एनसीईआरटी रीडिंग मारते जाइए, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। अगला चीज, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रदान होती है? वाष्पीकरण के दौरान शीतलता कैसे प्रदान होती है? तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये दो पदार्थ थे, हम बात कर रहे हैं शीतलता की, तो दो पदार्थ ले लेते हैं।
इस पदार्थ में थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, उष्मा ज़्यादा थी, इसमें गर्मी, ये गर्म पदार्थ था और ये थोड़ा ठंडा पदार्थ था। इसके पदार्थ थोड़े, इसके कण थोड़े से ठंडे थे जी। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है इंग्लिश में, मैं आपको बोल के सुनाता हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, वो केवल और केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो हम तक आ रही तो हमको गर्मी लगती है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक गर्म पदार्थ है, उसके पास ये ठंडा पदार्थ है, तो ऊर्जा ये बनाएगा नहीं, इससे ले लेगा, ऊर्जा का फ्लो इसके पास हो जाएगा। क्योंकि ये ठंडा था, इसके पास ऊर्जा की कमी थी, तो जैसे ही इसके पास गर्म पदार्थ आया, इसके पास ऊर्जा ज्यादा थी, इस ठंडे पदार्थ ने इस गर्म पदार्थ की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब एक बात बताता हूं, ये दिखने के लिए, समझाने के लिए आपको बना रहा हूं मैं। मान लीजिए ये ऊर्जा के कण थे, ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ऊर्जा थी जो इसके पास ज्यादा थी और इसके पास नहीं थी, तो इस वाले ठंडे पदार्थ ने क्या काम किया कि ये मान लो अगर ऊर्जा है तो इस ऊर्जा को उसने, इतनी ऊर्जा को ले लिया, इतनी ऊर्जा को उसने ले लिया हमसे, इस वाले पार्टिकल से उतनी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब जब उसने इतनी ऊर्जा को ले लिया और यहाँ पे इतनी ऊर्जा इसके पास आ गई, तो इतनी ऊर्जा इसके पास से चली गई, इतनी ऊर्जा इसके पास से चली गई, ये लो जी चली गई इतनी ऊर्जा उसने ठंडे वाले पदार्थ ने ले लिया। तो क्या मैं कह दूं कि इसकी 3 यूनिट गर्मी कम हो गई और इसकी 3 यूनिट गर्मी बढ़ गई, इसकी 3 यूनिट गर्मी कम हो गई और इसकी 3 यूनिट गर्मी बढ़ गई। इस वजह से ये पदार्थ कुछ ठंडा हो गया और ये वाला पदार्थ कुछ गर्म हो गया, और ये ठंडा होने की वजह से इसको शीतलता मिली। तो ये शीतलता जो मिली ये ऊर्जा के जाने की वजह से मिली। तो अगर मैं कहूं कि कोई भी पदार्थ शीतल हो रहा है, उसको शीतलता मिल रही है, यानी कि उससे ऊर्जा जा रही है, उस पदार्थ से ऊर्जा जा रही है और उस ऊर्जा के चले जाने की वजह से उसको शीतलता मिल रही है। इसी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप क्या काम करो, गर्मी में है, खूब गर्मी में बैठे हो, कूलर चला दो, कूलर चला दो, तो आपको यार लगता है कि यार ठंडा मिल गया, चलो अब राहत है, मैं गर्मी में हूं, पसीना हो रहा है मुझे, मैं कूलर चला दूंगा तो पसीना सूख जाएगा। तो क्या हुआ, मुझको शीतलता मिली क्यों, मैं बताता हूं। वो जो कूलर था ना, उसने हवाएं फेंकी, उस हवाओं में ठंडक थी, उन हवाओं में ठंडक थी, ठंडक होने की वजह से उसकी ऊर्जा कम थी। मुझे पसीना हो रहा था, यानी कि मेरा शरीर जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, उसकी वजह से उसको पसीना हो, यानी कि उसकी एनर्जी हाई है, उसमें गर्मी है। तो उस कूलर ने फेंकी ठंडी हवा जिसमें ठंडक थी, उसमें कुछ वाटर के, मतलब जल के द्रव थे, और मेरे शरीर से निकल रहा गर्म पसीना, गर्म, तो मेरे शरीर की ऊर्जा ज़्यादा थी। जैसे ही वो ठंडा हवा मेरे पास आता है ना, मेरे शरीर की ऊर्जा उस ठंडे हवा को ऊर्जाकृत करने के लिए मेरी ऊर्जा उस ठंडे हवा में चली जाती है। ये ठंडा हवा था, ये ठंडा हवा था जो कूलर से निकला, ये गर्म शरीर था मेरा जिससे पसीना निकल रहा था। इस ठंडे हवा में मेरे गर्म शरीर का ऊर्जा फ्लो हो गई, मेरे शरीर की गर्म ऊर्जा जो थी वो इस ठंडे हवा में चली गई। जैसे मेरी ऊर्जा इस ठंडे हवा में गई, इस हवा ने तो गर्मी पा ली, लेकिन मेरे शरीर को ऊर्जा कम होने की वजह से शीतलता मिली। क्या मिली जी, शीतलता। तो ये शीतलता मेरे शरीर को कैसे मिली, क्योंकि मेरे शरीर की जो ऊर्जा थी वो कम हो गई। जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो शीतलता मिल जाएगी। अब आपकी एनसीईआरटी ने 2 बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिए, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। आइए जी, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, वो जो आपके एनसीईआरटी ने लिया एसीटोन। एसीटोन, इसका फार्मूला है CH3CO CH3। ये फार्मूला ऐसे लिख दिया, कोई काम का नहीं है आपके लेवल पे भाई, लेकिन जानते रहेंगे तो ठीक है। एसीटोन है। अब एक बात बताता हूं आप लोगों को, जब हम एसीटोन को अपने हथेली पे डालते हैं ना,
तो हमारे हथेली को ठंडक लगता है। एसीटोन को आप ऐसे भी जान सकते हैं, जो नाखून हटाने वाला आता है, लड़कियां होती है स्टाइलिश, तो उन लोग अपना नाखून हटाने के लिए एक लिक्विड, एक द्रव का इस्तेमाल करती है, वही द्रव एसीटोन होता है। अब उस द्रव को जब हम अपने हथेली पे रखते हैं तो हमारे हथेली को ठंडक लगती है। ऐसा क्यों भैया, हमारी हथेली को ठंडक क्यों लगी? वो जो द्रव हमने डाला एसीटोन, उसकी ऊर्जा कम थी, हमारे हथेली की ऊर्जा ज्यादा थी। उस द्रव ने हमारे हथेली पर जहां तक फैल पाया वो फैल गया और उतने जगह की ऊर्जा उसने खींच ली। जब उतने जगह की ऊर्जा उसने खींच ली तो उस द्रव की तो ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन हमारी हथेली की ऊर्जा कम हो गई। इसी वजह से हमारी हथेली को ठंडक मिली। एक उदाहरण तो ये था। दूसरा उदाहरण जो हमारी एनसीईआरटी आपसे कहती है वो है कि मान लो कि गर्मी की प्रेजेंट महीना है, गर्मी का महीना चल रहा है। दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको। मान लो कि गर्मी का महीना चल रहा है। गर्मी के सीजन में होता यह है यार कि छत वत गर्म हो जाता है, तो जब हम पंखा चलाते हैं तो गर्म हवा आता है। तो घर वाले क्या करते हैं, शाम को जाते हैं और छतों पे पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि छत ठंडा हो जाए, छत शीतल हो जाए। अरे यार ऐसा क्या हो जाएगा, छत शीतल हुआ कैसे? हमारी साइंस ये बताती है कि छत शीतल कैसा, वो मैं आपको समझाता हूं। जो छत अपना गर्म हो गया था उसकी ऊर्जा बढ़ चुकी थी, तापमान ले लेके उसकी ऊर्जा, वो उष्मिक ऊर्जा को ले लेके उसकी ऊर्जा बढ़ चुकी थी। जब हमने जल का छिड़काव उस पर किया तो जल का तापमान कम था, उसके पास ऊर्जा कम थी। तो जो ज्यादा ऊर्जा वाला छत था उसकी ऊर्जा कम ऊर्जा वाले पानी में चली गई और वो पानी गर्म होके वाष्पीकृत हो गया और वो छत की ऊर्जा जाने की वजह से छत शीतल हो गया। इसी वजह से हमको हमारे छत को शीतलता मिलती है। फिर हम तब पंखा चलाते हैं तो ठंडी हवा आती है, क्योंकि अब छत की तो गर्मी उस पानी में लेके, पानी ने उस ऊर्जा को लेके गायब हो गया, वाष्पीकृत हो गया। तो उस पानी ने जो हमने छत पे छिड़काव किया, उस पानी ने एक ऊर्जा ले ली उस छत से और वाष्पीकृत हो गया। इसी ऊर्जा को हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा द्रव लेके गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो उस छत से उस जल ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में एक ऊर्जा ली और वाष्पीकृत हो गया। तो दो उदाहरण आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं, उन दोनों उदाहरण को हम लोगों ने डिस्कस एक एक करके कर लिया है। चलिए जी, चलिए आइए अब अच्छी चीजों को कुछ और। ये बात हमको समझ में आ गया कि यार वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रदान होती है, ये बात हम समझ गए। कैसे प्रदान होती है जी? कम ऊर्जा वाली जगह पे ज्यादा ऊर्जा वाली जगह से ऊर्जा आ जाती है, जिसकी वजह से जो ज्यादा ऊर्जा वाली जगह रहती है उसको शीतलता मिल जाती है, बस जल को, उस पसीने को। इसी वजह से हमको सूती कपड़ा पहनना चाहिए। तो हम ये बात समझ गए जी, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अब आइए एक नई चीज कि ग्लास, अगर मैं बात कर लूं गिलास में भरी बर्फ पे बाहर की तरफ जल के कुछ कण आ जाते हैं बर्फ की वजह से। अगर आपने बर्फ डाला तो बाहर की तरफ, ग्लास के बाहर की तरफ, बर्फ के बाहर की तरफ जल के कुछ कण आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण है, इस चीज को समझते हैं। जब हमने बर्फ की बात की तो बर्फ को हमने डाल दिया जी ग्लास में। अब जो बर्फ है वो ठंडी है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा कम है। हमने उसको डाल दिया ग्लास में। ग्लास तो बाहर के तापमान में रखा हुआ है, बाहर का तापमान उस बर्फ के तापमान से ज्यादा है, इसका मतलब बाहर ऊर्जा ज्यादा है, उस बर्फ के अंदर ऊर्जा कम है। मान लेते हैं कि ये ग्लास है, ये है अपना ग्लास, और इसमें हमने भर के रख दी ये बर्फ। ये जी बर्फ। अब इसकी ऊर्जा कम है। इस ग्लास को मैं डबल लेयर कर देता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। इसकी ऊर्जा कम है, इस बर्फ की ऊर्जा कम है और बाहर ऊर्जा है ज्यादा। तो हमने क्या बताया था, जहां पे ऊर्जा रहती है ज्यादा और जहां पे ऊर्जा रहती है कम, ज्यादा ऊर्जा कम ऊर्जा वाली जगह पे बह जाती है। तो यहां पे ऊर्जा थी ज्यादा और यहां पे ऊर्जा थी कम, तो इस बर्फ ने इस ऊर्जा को लेना चाहा, लेकिन बीच में ये ग्लास की सतह आ गई, ये ग्लास की सतह ये आ गई,
ये ग्लास की सतह आ गई जी। अब इस ऊर्जा को ये लेना चाह रहा था, लेकिन बीच में ये ग्लास के बाहर ये सतह आने की वजह से जो जल के कण इस बाहर की तरफ थे, जो जल के कण इस बाहर की तरफ थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा, हमने आपको बताया कि कोई भी वायु है उसके पास जल के कुछ कण पहले से मौजूद रहते हैं, तो जो जल के कण बाहर की तरफ थे जिनकी ऊर्जा ज्यादा थी, वो जाके इस ग्लास पर टच हो जाते, इस सतह पर तक ही तो वो पहुंच पाते हैं, सतह से आगे तो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि सतह उनके बीच में आ जाती है, तो सतह इनके बीच में से आ जाती है। इस सतह से ऊर्जा का तो फ्लो हो गया, लेकिन वो जल नहीं जा पाया जिसको जाना था। इस ऊर्जा के प्रवाह से ये बर्फ पिघल के पानी में परिवर्तित हो गई, ये बर्फ पिघल के पानी में परिवर्तित हो गई, लेकिन क्योंकि ये गैस के रूप में था। गैस के रूप में कैसे था यार? क्योंकि ये जो जल था इसके पास ऊर्जा ज्यादा थी, और जब द्रव के पास ऊर्जा ज्यादा रहती तो गैस के रूप में रहता है, तो ये गैस के रूप में था, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा थी। ये गैस जब इस ग्लास के सरफेस पे टच की तो इस सरफेस से वो ऊर्जा फ्लो हो गई, इस सतह से वो ऊर्जा फ्लो हो गई, और ऊर्जा फ्लो हो गई तो इस गैस की ऊर्जा कम हुई, और जब गैस की ऊर्जा कम होती है तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। हम कहे नहीं थे कि जब गैस है उसका तापमान घटा दोगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये गैस थी, इसकी ऊर्जा फ्लो होके इस बर्फ तक चली गई, ऊर्जा बर्फ तक जाने की वजह से बर्फ की ऊर्जा बढ़ी, वो द्रव में परिवर्तित हो गया, लेकिन इसकी ऊर्जा घट गई और ये गैस द्रव में, गैस जो गैस में थी वो द्रव में आ गई। इसी वजह से हमको ग्लास के बाहरी सतह पर द्रव मिल जाता है जी, पानी मिल जाता है, जल के कण मिल जाते हैं। इतनी सारी बातें थी हमारे पास डिस्कस करने के लिए इस लेक्चर में। अब एक अच्छी चीज जो हम दो अच्छी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को। कुछ एग्जांपल्स अपने एनसीईआरटी ने क्वेश्चन रूप में पूछे हैं कि यार सुराही क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग पानी को ठंडा रखने के लिए। क्या चीज़? सुराही कह लो, मटका कह लो, उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? आखिर सुराही क्यों इस्तेमाल की जाती है? मैं बताता हूँ। सुराही बनी है मिट्टी से। अब जो मिट्टी से हमने सुराही को बनाई उसके बीच में छोटे छोटे छेद मौजूद हैं। तो अगर ये सुराही है अपनी, ये सुराही है, तो यहाँ पे छोटे, यहाँ पे एक छेद हो गया, यहाँ पे एक छेद हो गया, ये बड़ा बड़ा मैं बनाऊं, इतना बड़ा दिखता नहीं, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये छेद। इस छेद की होने की वजह से जो अपना जल इसके अंदर भरा हुआ है, जल भरा पड़ा है, वो बाहर वाले सतह पर आ जाता है। मान लेते हैं सुराही का छेद था और ये बाहर वाली सतह थी इसकी, ये जल इसके बाहर वाले सतह पे आके यहाँ 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 मौजूद हो गया, एकदम बाहर, सरफेस के बाहर जल मौजूद है, यहाँ ऐसे, इसमें भी छेद है, इसी वजह से ये बाहर की तरफ आके मौजूद हो गया। अब ये जल बाहर की तरफ आ गया, यहाँ पे सरफेस पे, यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट हमारे वातावरण के कांटेक्ट में आ गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, वातावरण के कांटेक्ट में जितनी आसानी से आएगा, वाष्पीकृत होके गैस में परिवर्तित होने के चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे। अब जब ये वाष्पीकृत होगा तो ऊर्जा को अपने साथ ले जाएगा, और ऊर्जा अपने साथ ले जाएगा तो जो बचा हुआ जल है वो शीतल हो जाएगा। अब इसी वजह से हम लोग सुराही और मटके का इस्तेमाल करते हैं। पहला कारण क्या था कि इसके पास छिद्र है, जिसकी वजह से ये बाहर सतह पर जाता है और इसको सरफेस ज्यादा मिलता है। सतह ज्यादा मिलेगा तो वाष्पीकरण अपने आप आसानी से होगा, और वाष्पीकरण होने के बाद जो ये द्रव था ये गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो जल यहाँ पे अंदर रहता है उसकी ऊर्जा भी इस गैस के रूप में बाहर निकल गई है और ये जल शीतल हो जाता है। दो के दोनों कारणों को याद रखेंगे, इस वजह से हम लोग सुराही का इस्तेमाल करते हैं जी। चलिए भैया, इतनी बात हमारी हो गई है। अब एक और चीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, उस चीज को, कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरी होती है गैस। लेकिन चैप्टर खत्म होते होते हमारी एनसीईआरटी ने एक नया बम हमारे ऊपर फोड़ दिया कि यार 3 स्टेट ही नहीं, हम 5 स्टेट की होने की बात करते हैं। कितने स्टेट की होने की बात करते हैं? 5 स्टेट। अब ये क्या नया कंटाला है यार, अभी तक तो 3 की बात करें, 5 कौन से, 2 और कौन से नए आ गए? 2 जो नए आए हैं, वो जो 2 नए हैं वो उसमें से एक है प्लाज्मा,
और जो दूसरा है वो है अपना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों नई स्टेट हैं जो हमको मिली हैं। अब इनके बारे में कुछ अध्ययन करिए तो ये अध्ययन करते वक्त हमको पता चलता है। क्या पता चलता है उसके बारे में सुनिएगा। आपके रूम में यार कभी कभी हम लोग देखते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब, उनमें मौजूद होता है हीलियम। आपके बहुत बार सवालों में आता है कि बताइए फ्लोरेसेंट बल्ब में क्या मौजूद होता है, तो हीलियम मौजूद होता है जी, हीलियम। और कुछ बल्ब होते हैं जो नियॉन के बल्ब होते हैं, नियॉन के, तो हीलियम के बल्ब हो गए, नियॉन के बल्ब हो गए। इन सारे के सारे बल्बों में हमारी प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। कैसे जी, बताता हूं। देखिए होता यूं है कि जो हम प्लाज्मा स्टेट की बात कर रहे हैं, इस स्टेट में जो गैस होती है अपनी, ये गैस, ये आयोनाइज्ड होती है। आयोनाइज्ड होने का मतलब बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए गैस थी ना, इस गैस में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये A- बन गई। अब ये A- आयोनाइज्ड है, मतलब इसके ऊपर आयन आ गया, निगेटिव आयन, जिसको एनायन बोलते हैं। अगर ये ए गैसियस था, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो ये बन गया A+। ये A+ भी एक आयन है जिसको कैट आयन बोलते हैं, कैट आयन। तो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना और गैस को इलेक्ट्रॉन दे देना, इन दोनों की वजह से हमारे पास आयन्स बन जाते हैं जिनको हम कटायन और अनायन कहते हैं। और इन्हीं आयनों की वजह से हमारे, क्योंकि हमारे पास आयन बन गए, तो इन्हीं आयनों के मूवमेंट की वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा स्टेट आ जाती। तो प्लाज्मा स्टेट आई कैसे? प्लाज्मा स्टेट कुछ और नहीं, आयोनाइज्ड गैस का ही एक दूसरा रूप है। कि अगर हम गैस को आयोनाइज्ड कर दें, जैसे हीलियम है, नियॉन है, जब हीलियम और नियॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकलने और इलेक्ट्रॉन देने की बात हम कर रहे हैं, तो वो कोई गैस इलेक्ट्रॉन देगी और इलेक्ट्रॉन निकालेगी तब जब उसको मिलेगी कोई ऊर्जा। या तो अब हम क्या करते हैं जानते हो, जो बल्ब हम जलाते हैं ना, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने की वजह से, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन आसानी से लेते और देते नहीं है, लेकिन जब हम इसको बिजली के झटके से डराएंगे ना कि तुझको रुक जा नहीं तो बिजली मरवा देंगे तुझको, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हो जाएगा आयनाइज्ड। और आयनाइज्ड होने की वजह से ये गतिशील ज़्यादा हो जाएंगे। इसी की वजह से हमको एक स्टेट मिलती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। तो व्हाट इज प्लाज्मा? आयोनाइज्ड गैस की एक स्टेट को ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो कि एक अपनी नई स्टेट है। चौथी स्टेट जो है ये कैसे बनती है? आयोनाइज्ड गैसों से मिलकर बनती है, जिसमें हमारे कुछ बल्ब आते हैं, जैसे हीलियम बल्ब हो गए, नियॉन बल्ब हो गए, फ्लोरेसेंट लैंप्स हो गए। वो सारों में क्या काम आता है? अपनी प्लाज्मा स्टेट काम आती है। अब ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, हर प्लाज्मा स्टेट की जो हर आयोनाइज्ड गैस होती है उनका कलर अलग होता है। इसी वजह से हमको अंतर करने में भी आसानी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग आयोनाइज्ड गैस का कलर अलग अलग होगा, तो हम ये समझ जाते हैं कि किसमें तो हीलियम है, किसमें नियॉन है, अलग अलग बातें। तो प्लाज्मा स्टेट हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। प्लाज्मा क्या होती है? आयोनाइज्ड गैस की एक स्टेट है, जो हमने क्लियर कर लिया आपसे। अब एक बात आती है यार, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ये क्या नया लफड़ा है? इस लफड़े को भी समझ लेते हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो ये जो BEC है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, हुआ कुछ ऐसे कि अपने इंडिया के एक बहुत ही भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनको बोस, उनको कहा गया, सत्येंद्र नाथ बोस उनका नाम था। तो वो जो बोस साहब थे, उन्होंने 5वीं स्टेट के बारे में कुछ स्टडी करना चालू की। उनको मिला कि यार ना तो ये गैस ही है, ना तो सॉलिड ही है, ना तो लिक्विड ही है। उनको पता चला कि यार जो अपनी गैस होती है ना, गैस, अगर उनके कणों को 1,00,000 गुनी दूरी पे रख दिया जाए, हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि सॉलिड में कण पास पास, द्रव में दूर और गैस में सबसे दूर। ये अगर ये द्रव, ये सॉलिड और ये गैस, सॉलिड में सबसे पास, द्रव में दूर और गैस में सबसे ज्यादा दूर। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि गैस में कण दूर दूर रहते हैं। इसी वजह से गैस का जो घनत्व है वो सबसे कम मिलता है, वो सबसे कम है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लेकिन जब हम बात करते हैं यार
कि अगर हम इस गैस के कणों को 1,00,000 गुनी दूरी पर रख दें, 1,00,000 गुने इसके 1,00,000 गुने इसके घनत्व को कम कर दें, तो उस समय 1,00,000 गुने इसके घनत्व को कम करते समय जो हमको स्टेट प्राप्त होती है उसको BEC बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। जब हमने 1,00,000 गुना इसके घनत्व को घटा दिया तो हमको एक नई स्टेट मिली जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। चलिए जी, तो ये बात हो गई अपनी। इसको डिस्कवर किसने किया भैया? बोस साहब ने इस पे स्टडी की और इसको फिक्स कर दिया आइंस्टीन साहब ने कि यार हाँ, बोस ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो ये बात ऐसे ऐसे उन्होंने प्रूफ कर दी। बोस ने थियरी दी और आइंस्टीन ने प्रूफ कर दिया कि हाँ, एक नई स्टेट भी हमारे जीवन में आ सकती है। जब हम गैस के कणों को 1,00,000 गुना दूर कर दें, उनके घनत्व को 1,00,000 गुना कम कर दें, तो एक नई अवस्था हमको मिल सकती है जिसको उन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से हम लोगों को बताया। इस बारे में और आपको अध्ययन करना है तो NCERT में आपकी एक साइट दी है, उस साइट पे विजिट कर लें और पढ़ें। लेकिन आपको इतनी की ही आवश्यकता है। अगर ये भी आ जाता है तो ठीक है, वरना आता वाता नहीं एग्जाम में बोर्ड के रूप से देखा जाए तो, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो कोई बात नहीं यार, लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो भाई, ये बात अपनी डिस्कशन में हो गई है। तो एक बात हमको आज समझ में आ गई कि यार कूलर में हम लोग कूलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सुराही का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से सूख क्यों जाता है बिना उबले पानी, बिना उसके पानी को उबाले। नदी और तालाब में तो पानी उबलता नहीं है, फिर भी वो वाष्पीकृत हो जाता है, ऐसा क्या होता है। ये सारी बातें आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कशन कर लिए। तो चलिए यार, यहाँ पे अपना ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RJRM लर्निंग को। और जिसको ये सेम लेक्चर इंग्लिश में देखना है वो VY ट्यूटोरियल्स पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने चैनल में अपने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चैनल का लिंक दे रखा है इंग्लिश मीडियम वाले चैनल को। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल RJRM को। नमस्कार, टाटा, जय हिंद।